हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर आ न्यू स्टडी सर्किल। बच्चों, हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में आपसे जब मुलाकात हुई थी तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में जाना था और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जाना था। आज बच्चों जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 6, इससे पहले बच्चों 5 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लेना जाके, ठीक है। क्योंकि होगा क्या बच्चों, मैं बताता तो हर लेक्चर में ऐसा हूँ ताकि अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो समझ में आए। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उन सब लेक्चर्स को देख लेना जाके। आज के बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स के बारे में। मतलब जो ग्राफ हम बने देखते हैं ना एक्स वाई एक्सेस पर, उनको देख के बच्चों अभी भी हम इस लेवल पे हैं कि उनको देख के थोड़ा डर जाते हैं। तो आज बच्चों लेक्चर में हम आपके साथ एक काम करेंगे, हम लोग साथ में मिलके एक काम करेंगे कि ग्राफ जो होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देखेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे बच्चों। तब मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, इनका कुछ मीनिंग होता है। ऐसे नहीं होता कि बस वो प्लॉट कर दिया गया है उसको छोड़ के पढ़ लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। यही कारण होता है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है या रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है जिसमें ग्राफ्स यूज़ हो रहे हैं तो हम देख के डर जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें समझते नहीं हैं। हमें बस इससे मतलब होता है कि जल्दी जल्दी थ्योरी समझ लें, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, क्योंकि ये लेक्चर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप मोशन समझ चुके हो इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो पहला जो बच्चों हमारा ग्राफ है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर वन डायमेंशनल मोशन विथ पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहला केस बच्चों हम लोग जो देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अभी हम ये इससे मतलब नहीं है कि वो राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन, बस इतना पता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कहोगे सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन से क्या मतलब है, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब पोजीशन टाइम की बात हो रही है, इसका मतलब हो रहा है कि जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे वो एक्सटी कर्व होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक्सटी कर्व का मतलब होता है कि जो आपकी पोजीशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। टाइम यानी कि टाइम पर डिपेंड कर रही है। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ये कर्व बना हुआ है, ये देखो, ये ग्रीन कलर का, ये ओ टी जो एक्सिस है वो टाइम एक्सिस है। एक्स एक्सिस को मैंने टाइम एक्सिस पे लगा रहा है, क्योंकि जनरली हम एक्स एक्सिस पे वो वेरिएबल लेते हैं जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी वो अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। और वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल लेते हैं, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो एक्स यानी कि जो आपकी पोजीशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर। अब कुछ बच्चे यहाँ गलत समझ जाते हैं कि सर ये तो वाई एक्सिस है, ये आपने एक्स क्यों लिख दिया। बच्चों वो वाई एक्सिस है, मैंने बस ये रिप्रेजेंट करा है कि हमारा मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए मैंने उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इनकी यूनिट से अभी मतलब नहीं है, यूनिट इनकी कुछ भी हो सकती है। विल लेट सपोज इन एक्स की यूनिट मीटर है, यानी कि पोजीशन की, और टाइम की यूनिट सेकंड है, और ये ओरिजिन है। आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तब आपका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो ऐसा एक कर्व होगा, एक बाउल टाइप का कर्व होगा, सीधा बाउल, बाउल कटोरा समझ रहे हो, उस टाइप का कर्व होगा। ये जो ब्लू कलर का कर्व दिख रहा है। अब बस कहानी खत्म, कह दो सर बस ठीक है हम समझ गए। बच्चों ये तो समझे कहाँ हो, ये तो रट लिया। अब मैं आपकी जगह होता तो क्वेश्चन क्या करता अपने आप से कि भाई ये ऐसा ही कर्व क्यों आ रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने पे ये ऐसा ही कर्व क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक्सेलरेशन की डिफिनीशन पे जाते हैं। और जब मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये समझ जाना कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। एवरेज से भी हम समझ सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन से, लास्ट लेक्चर में ये सब बातें करी थी। एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हैं इसको तो मजा आएगा। एक्सेलरेशन होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको और अगर हम छोटा करके समझें, मतलब एक बिल्कुल लेमैन टर्म में, मतलब कि मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं कैसे समझूंगा कि एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम,
टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल सही बात। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर इस कर्व से हम कैसे समझेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। याद तो आपको हो गया कि कभी भी ऐसा कर्व हो तो यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब समझते हैं बच्चों, मान लो कोई एक पॉइंट इस कर्व का यहाँ स्टार्टिंग पे ये पॉइंट है कैपिटल ए, आप इसके करस्पॉन्डिंग किसी टाइम पर इस पोजीशन पे हो, कहाँ पर हो, मान लो पोजीशन 1 है और आपका टाइम क्या है, जिस टाइम पर मैंने पोजीशन बताई है उस टाइम को मैं t1 से डिनोट कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। ओरिजिन से आपकी दूरी कितनी है x1, यानी कि आप किसी x1 मीटर, जहाँ से आपका मोशन आप देख रहे हो ओरिजिन से, वो आप x1 मीटर की दूरी पे हो। अब आप देखो मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की या कह दो सिर्फ वेलोसिटी का, अगर किसी पॉइंट ए पर मैं कहूँ वेलोसिटी बताओ आपकी कितनी है टाइम t1 पे, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये जो कर्व बना है xt कर्व, इस पर अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दूँ, ये जो टेंजेंट है ये मुझे वेलोसिटी बता देगा, वेलोसिटी जो कि होगा, वेलोसिटी हम कैसे जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कह दो, ठीक है, dx अपॉन dt कि x कैसा उस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अब मैंने बताया था कि या तो dx बाई dt निकाल लो, या फिजिकल मीनिंग वेलोसिटी का क्या होता है कि किसी xt कर्व पे डाला हुआ टेंजेंट जो स्लोप बना रहा होगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे इमेजिनरी एक x एक्सिस ले लूँ, x एक्सिस मतलब इमेजिनरी इन द सेंस कि वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक एंगल थीटा बना रहा होगा, और किस डायरेक्शन में थीटा बन रहा है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। इसका अगर मैं tan ले लूँ, इसको मैं θ1 मान ले रहा हूँ क्योंकि पोजीशन ए है, तो tan θ1 ये दे देगा आपका वेलोसिटी एट पॉइंट ए, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से ये कैसे पता चल रहा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ से नहीं पता चलेगा। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हमें कुछ आगे वाली वेलोसिटी भी देखनी पड़ेंगी कि उनमें चेंज कैसा आ रहा है। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, किसी पॉइंट बी पे आप चल रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहे हो, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है बच्चों, मैं ये रब कर दे रहा हूँ, ये रब कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको यहीं लिख दे रहा हूँ dx बाई dt, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब इस पोजीशन पे मैं मान लेता हूँ टाइम है t2, टाइम कितना है t2, और पोजीशन कितनी है बच्चों आपकी, पोजीशन यानी आप x1 से चल रहे हैं और x2 की तरफ बढ़ रहे हैं, x2 की तरफ। तो एक आपके दिमाग में एक चीज़ और आनी चाहिए, वो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, एक टेंजेंट और डाल दोगे, ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी कितनी है v2 है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ फिजिकल मीनिंग में बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर भी आप थीटा कैलकुलेट करोगे, थीटा अभी भी कितना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अब देखो उसकी वैल्यू, ये जो एंगल है, ये पहले स्लोप इतना ज़्यादा था, फिर ये जाके घट गया, स्लोप एंगल घट गया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो v2 है उसकी वैल्यू v1 से कम आ रही है कि नहीं आ रही है, कहोगे सर बिल्कुल आ रही है v1 से कम। और एक चीज़ और पता चल रही है, क्या पता चल रही है कि भैया ये जो v1 v2 या जो भी वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एंगल नीचे की तरफ बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। इसका मतलब v1 एंड v2 आर नेगेटिव यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन से मतलब मेरा क्या है, याद करो हम लोगों ने एक टाइम जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था तो एक इस साइड अगर राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेते थे और लेफ्ट जा रहे थे तो नेगेटिव ले रहे थे। अब इस एक्सिस से भी पता चल रहा है कि आप किसी पोजीशन x1 पे खड़े हो जो कि दूर है, ओरिजिन से थोड़ा दूर है, यहाँ पर है। अब आप टाइम t2 पे x2 पे आ गए, तो जाहिर सी बात है आप ओरिजिन की तरफ बढ़ रहे हो, तो ओरिजिन की तरफ जब बढ़ रहे हो तो यानी कि आप निगेटिव साइड की तरफ जा रहे हो, यानी आपका जो मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, निगेटिव साइड की तरफ में हो रहा है। इसलिए आपकी वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव है। यह आप थीटा से भी समझ सकते हो और यहाँ से भी समझ सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ये आप समझ गए। लेकिन अब यहीं पर देखो बच्चों खेल हो गया। खेल क्या हो गया बच्चों कि देखो एट पॉइंट ए जो v1 है उसकी वैल्यू v2 से ज़्यादा है, यानी पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है उससे ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स होती है, क्या मैथमेटिक्स होती है कि लेट सपोज v1 की वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड है, लेट सपोज।
माइनस का मतलब है ये निगेटिव के साइड में जा रहा है v1 की वैल्यू। और v2 की वैल्यू, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है तो हम मान लेते हैं कि ये -3 मीटर पर सेकेंड है कोई वेलोसिटी। तो एक बात बताओ बच्चों, मैथमेटिक्स तो बहुत सिंपल है नंबर न्यूमेरिकल अलजेब्रा में, कि अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप उसमें क्या करते जा रहे हो, कुछ जोड़ते जा रहे हो। तो -5 को -3 में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें -5 मान लेते हैं एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन है +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है। यानी हर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो चेंज है वो कितना है, +1, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही। तो यानी v1 से v2 मान लेते हैं एक्सेलरेशन हुआ +1 का, तभी तो v1 से v2 कितना एक्सेलरेशन होगा, 2 बार +1 पहले हुआ एक टाइम में, किसी टाइम में हुआ, तो ये -5 से -4 में, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, -5 + 1 ये कितना होगा, -4, फिर -4 + 1 ये कितना हो गया, -3। तो देखो वेलोसिटी -5 से -3 आई, लेकिन आपको नंबर जोड़ने पड़ रहे हैं, प्लस के नंबर जोड़ने पड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से यही तो हमको समझ में आया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर ये वैल्यू निगेटिव होती, ये वैल्यू निगेटिव होती, तो अगर मैं -5 में जोड़ता तो पहले होता -6, फिर मान लो ये 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ये टोटल टाइम इंटरवल कितना है, t1 से t2 2 सेकंड है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम कह रहे हैं कि t1 से कोई एक बीच का टाइम है, मान लेते हैं हम t1 से t जाने में हमने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैलकुलेट करा, तो -5 से -6 आ जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है बच्चों, कि इसमें माइनस का नंबर जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जाहिर सी बात है कि वो वैल्यू, मल्टीप्लाई नहीं, माइनस का नंबर जोड़ोगे तो ये बढ़ता जाएगा ना, -5 से -6 से ही निगेटिव रहेगी, और प्लस का जोड़ोगे तो वैल्यू घट जाएगी। इस कर्व से हमको दिख रहा है कि वैल्यू घट रही है, वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है। तो वो वेलोसिटी की वैल्यू तभी घटेगी जब एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इससे ये भी समझ में आ रहा है। और आप एक जनरल वे में भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर वेलोसिटी v1 से कम है, वेलोसिटी v1 से कम है, तो v2 हमने कितना ले लिया, v2 ले लिया -3 मीटर पर सेकेंड, और v1 हमने लिया था कितना, v1 हमने लिया था -5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन, अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालने की बात करूं, तो वो क्या होता है बच्चों, v2 - v1 अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। v2 कितना है बच्चों, -3, और ये v1 कितना है, -5 अपॉन डेल्टा टी। अभी बच्चों हम नहीं लिख रहे हैं, डेल्टा टी कुछ भी हो सकता है ना, मान लो कह दे कि 2 सेकंड में, ए से बी जाने में 2 सेकंड लग रहे हैं, उससे कोई मतलब। ये कितना हो गया, -3 + 5, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उसका साइन तो कोई मतलब ही नहीं। ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो ये प्लस का 2/t, तो मान लो ये जो भी वैल्यू है, डेल्टा टी अगर 2 सेकंड ले लो, इफ डेल्टा टी इज 2 सेकेंड्स, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, प्लस का 2/2, ये देखो प्लस का 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी ए से बी जाने में अगर आपको 2 सेकंड लग रहे हैं और इस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो देखो 1 मीटर पर सेकंड आया, वो भी प्लस का। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कर्व ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी आपकी धीरे धीरे पहले कम हो रही है और एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव। आप कहोगे सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी घट क्यों रही है? ये बच्चों मैं अभी आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन में प्लस और माइनस एक्सेलरेशन से ये मतलब नहीं होता है कि वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि डायरेक्शन क्या है एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव की डायरेक्शन में या निगेटिव की डायरेक्शन। अब एक चीज़ और डाउट आना चाहिए आपके दिमाग में, कहोगे सर कितने डाउट आना चाहिए बच्चों? ये आना चाहिए कि आपने सर कहा था कि प्लस और माइनस का मतलब होता है कि मोशन हो रहा है प्लस डायरेक्शन में, वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्यों इस डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बाद भी हम कैसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी घट रही है? अभी बच्चों इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो, इस टाइप का कर्व हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और ये यहाँ से दिख भी रहा है क्योंकि ओरिजिन के ऊपर आप चल रहे हो, आप हो पॉजिटिव साइड में ही, लेकिन जा किधर रहे हो, निगेटिव साइड में। देखो x1 है तो ये जो भी नंबर होगा ओरिजिन से ऊपर है तो प्लस का 5 प्लस का 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन है पॉजिटिव, और जा रहे हो ओरिजिन की तरफ तो यानी लेफ्ट की तरफ भाग रहे हो ना। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर जो ये बना रखा है, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए,
या आप x1 से x2 की तरफ जा रहे हो। ये देखो वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, θ1 की वैल्यू ज़्यादा थी, और फिर θ2 आए तो वेलोसिटी घट गई। अब बच्चों आपके दिमाग में एक चीज़ ये आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एक चीज़ कि भाई ये अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ कर्व, ऐसे ये ज़्यादा कर्व बन गया ऐसे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला तो वेलोसिटी आई v1, किसी एक पॉइंट b पर टेंजेंट डाला तो वेलोसिटी आई v2। आई कि नहीं है, आई कि नहीं है। ये वैल्यू थी θ1, ये वैल्यू थी θ2, और ऐसे ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है इस पे जब मैं टेंजेंट डालूंगा तो ये देखो टेंजेंट एंगल ये जो मान लो θ3 बना रहा है v3, ये तो वैल्यू 0 आ जाएगी ना बच्चों, 0 आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो टाइम एक्सिस से वैल्यू कितनी, उसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा, तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। कहोगे सर ये क्या हो रहा है, बिल्कुल सही बच्चों, यही तो होना ही चाहिए कि अगर आपका मोशन इस तरीके से है कि आप किसी ज़्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू से, मान लो x1 से x2 आ रहे हो और फिर और आगे बढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन एक्सेलरेशन आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी घट रही है। लेकिन कौन सी वेलोसिटी घट रही है, निगेटिव डायरेक्शन वाली वेलोसिटी घट रही है। देखो निगेटिव डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है ये सारी, तो वेलोसिटी पहले थी -5, फिर हो जाएगी -3, फिर एक पॉइंट आएगा 0 हो जाएगी, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी, मान लो +3 हो गई, फिर +5 हो गई। ये नंबर्स पे ध्यान मत दो, बस इस फिनोमेना पे ध्यान दो। क्या है, फिर से समझते हैं। ये देखो वेलोसिटी नीचे की साइड, एंगल क्लॉकवाइज, इसलिए वेलोसिटी निगेटिव, हम एंगल से भी जान गए हैं और इससे पहले हमने देख भी लिया कि वेलोसिटी कैसे निगेटिव आ रही है। आगे जैसे बढ़ रहे हैं, टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, हम यहाँ से नीचे की, मतलब नीचे इन द सेंस इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं x1 से, फिर हम x2 पे आए तो हमने देखा कि वेलोसिटी हमारी और घट गई। एक पॉइंट x3 था जो कि इसके करस्पॉन्डिंग था, ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इस पर जब आए, यानी कि जब आप मान लो कहीं यहाँ पहुँच गए, तब आप बिल्कुल रुक गए क्योंकि वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। उसके बाद बच्चों क्या हुआ ये भी समझते हैं। उसके बाद जब आपने किसी पॉइंट मान लो x4 पे टेंजेंट डाला, तब आपने देखा कि ये वेलोसिटी तो भैया पॉजिटिव वेलोसिटी आ गई, क्योंकि एंगल देखो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने लग रहा है। इसका मतलब आप जब रुके तो आप रुकने के बाद अब आप इस डायरेक्शन में फिर से नहीं चलना स्टार्ट कर रहे हो, अब आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, अब आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई, इसका मतलब क्या है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो। बात समझ गए कि नहीं। ये देखो वेलोसिटी माइनस से आई, 0 पे आई और फिर बढ़ने लगी। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि इन नंबर्स में कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू। देखो -5 था तो -3 हुआ, फिर 0 हुआ, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर ऐसा कर्व है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। इसको मैं फिजिकली भी आपको समझा देता हूँ। कैसे कि भैया मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, किस पोजीशन पे, x1 पे, मैंने चलना चालू करा, मैं चल ही रहा था लेकिन मैं फिर x2 की तरफ गया, x3 मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से आप देख रहे हो लेफ्ट की तरफ, लेकिन मेरी पोजीशन, मेरी वेलोसिटी धीमे होती जा रही है। मैं जा निगेटिव डायरेक्शन में रहा हूँ लेकिन मेरी वेलोसिटी धीमे हो गई, उसके बाद और धीमे हो गई और धीमे हो गई, मैं रुक गया। और जैसे ही रुका, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी एक्ट कर रहा है, वो भी पॉजिटिव, तो मैं क्या हुआ, मैं फिर से पलट गया, मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई और अब मैं वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है और मैं पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखो वेलोसिटी बढ़ ऐसे रही है कि इस पॉइंट के बाद जब आप रुक जाओगे तो उसके बाद हर एक पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो देखो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। ये वाला एंगल देखो ज़्यादा है, ये θ5, तो V5 की वैल्यू V4 से ज़्यादा होगी। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। अब आपके दिमाग में बहुत चीज़ें क्लियर हुई कि भैया मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है इस कर्व के अकॉर्डिंग। पहले मैं जा रहा था निगेटिव डायरेक्शन में लेकिन मेरी वेलोसिटी घट रही थी, फिर मैं रुक गया, एक टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूसली घट रही है, और फिर मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया और मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगा, तेजी से मेरी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगी। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, स्टार्ट आपने करा चलना निगेटिव डायरेक्शन में, बात समझो। और क्योंकि एक्सेलरेशन तो तब भी एक्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन का बच्चों जब हम मोशन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, वो न्यूटन के लॉज, तब हम जानेंगे कि एक्सेलरेशन का मतलब ही ये कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा है, आपको कोई पीछे खींच रहा है, आपको कोई पीछे खींच रहा है। आप चल भले आगे रहो लेकिन पीछे कोई आपको
खींचता चला जा रहा है। आप रुक गए एक बात पॉइंट के बाद और फिर चलना चालू हो गया, क्योंकि पीछे कोई खींच रहा था। तो जब आपने इस डायरेक्शन में चलना चालू करा तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, ये तो जाहिर सी बात है। यानी जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सेलरेशन आपको असिस्ट कर रहा है कि आप जाओ आगे, लेकिन जब आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपकी स्पीड को कम कर दे रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव से ये मतलब नहीं है कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, यहाँ दोनों बातों से मतलब है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के होने के बावजूद आप चल किस डायरेक्शन में रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हो कि निगेटिव। क्योंकि अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने के बाद आप निगेटिव डायरेक्शन में गए तो यानी कि ये दोनों अपोजिट साइन के हो जाएंगे और आपकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। और अगर दोनों ही सेम साइड में, आप चल भी सेम साइड में रहो तो देखो वेलोसिटी बढ़ रही है। ये बहुत सिंपल था, आपको ये सब समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको एक बार देख लो आप, बस ये देखो, आप इतनी मैंने कहानी आपको बता दी तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई ये तो आप समझ गए कि इस कर्व का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव ये एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस के ऊपर ये ऐसे बाटअप कर्व बना है जो कि इस तरीके से सीधा बाउल है, उसका मतलब होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ गए कि नहीं? मेन मुद्दा ये था, आपको समझा मैंने इसलिए दिया ये सब ताकि ऐसा ना लगे कि हमने रट लिया है। ठीक है, इसको देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। कर्व हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट में करके समझा है। ठीक है, ये देख लिया आपने, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब बच्चों जैसे आपने ये कर्व पढ़ा, मैं आपको एक चीज़ और बता दें, मैं आपकी जगह होता फिर एक मेरे दिमाग में डाउट होता, कहता सर आप पढ़ाई करते थे कि खाली डाउट पूछते थे? बच्चों देखो, डाउट इसलिए आते हैं क्योंकि आप दिमाग चला रहे हो। अगर आप दिमाग ही नहीं चलाओगे तो डाउट कैसे आएंगे? देखो बच्चों, आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या सर हमेशा एक्सटी कर्व क्या कोई ज़रूरी है कि ये पूरा पूरा ऐसा कर्व बने? क्या कोई इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा कर्व नहीं हो सकता है? मतलब मैं कह दूं कि सिर्फ इतना हिस्सा ऐसे कर्व बन जाए, या मैं एक नेक्स्ट कलर से, ये जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, सिर्फ इतना हिस्सा। देखो बच्चों, जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात हो और स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो तो इस कर्व का कोई भी हिस्सा आपका मोशन दिखा सकता है। हो सकता है वो पूरा पूरा मोशन दिखाए। पूरा मोशन मतलब कि आप चल निगेटिव डायरेक्शन में रहे थे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने की वजह से आप रुक गए, फिर आपने डायरेक्शन चेंज करी और आप पॉजिटिव की डायरेक्शन में तेज चलने लगे, वेलोसिटी आपकी बढ़ने लगी। बात समझ गए? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चल तो रहे थे, किसी पोजीशन पे थे x1 पे, लेकिन आप चलना चालू करें निगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी आपकी घट रही है हर पॉइंट पे। ये देखो, इसको मैं ग्रीन वाले से दिखाता हूँ। आप चल रहे थे, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और जब आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो आप रुक गए, आपने मोशन बंद कर दिया। एक्सेलरेशन जिस वजह से हो रहा था वो कारण, मान लो आप कार में थे, आपने कार बंद कर दी, तो सिर्फ कर्व का कितना हिस्सा आएगा? कर्व का सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा ऐसा होगा कि नहीं? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा कर्व यूज़ हो, जिस हिसाब से आपका मोशन हो रहा है वैसे होगा। इससे मतलब क्या है कि आप चल रहे हो निगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन जहां आप रेस्ट पे, जब मान लो ये रेस्ट पे जो पोजीशन थी वो हमारी क्या थी? वो x3 थी, बीच में कोई पोजीशन x2 थी, तो आप x3 पे आने पर आप क्या हो गए? रेस्ट पे आ गए, रुक गए और उसके बाद आपने मोशन फिर कंटिन्यू नहीं करा, आपने कार बंद कर दी अपनी, आपने बाइक बंद कर दी। तो आप जा रहे थे निगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन था आपका पॉजिटिव, और आप एक टाइम पे जब रुक गए तो आपने मोशन बंद कर दिया। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और होती है। अब ये बच्चों, ये सेकेंड पार्ट ऑफ कर्व क्या दिखा रहा है कि भैया हम रुके हुए थे, हम किसी पॉइंट पे रेस्ट पे थे, लेकिन हमारी वेलोसिटी वहाँ से बढ़ना चालू हुई। ये देखो बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, बढ़ रही है और वो पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का बिल्कुल मतलब होता है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसका मतलब भैया कि मैं x3 पे था, अब मैं किधर स्टार्ट कर दिया? मैं राइट की तरफ चलने लगा। बात समझे? तो अब आपका जो मोशन का कर्व होगा वो क्या होगा? ये वाला पोर्शन,
ये वाला पोर्शन होगा। देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ने लग गई। और आप मोशन भी किधर कर रहे हो, देखो किस पॉइंट पे थे, x3 पे थे। अब देखो फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव की तरफ, यानी अब आप x1 पे आ गए। तो अब मोशन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। तो देखो ये कर्व का ये वाला हिस्सा ये बता रहा है, कर्व का ये लेफ्ट वाला हिस्सा ये बता रहा। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दो, यानी ये पूरा मोशन हो, लेफ्ट में गए, 0 हो गए वेलोसिटी, फिर घूम के उधर जाने लगे, तो ये पूरा कर्व आ जाएगा। बात समझ गए बच्चों? ये बहुत आसान भी है, लेकिन अगर इसको नहीं समझे तो यही कर्व आपको टेंशन देगा कि ये आ कैसे गया। बात समझे? ये बच्चों देखो, मैंने ये सब नोट्स में लिख दिया है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि सर ने बताया क्या था, क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि इतना पोर्शन हो, इतना पोर्शन का मतलब क्या है। ठीक है, इसको देख लो एक बार। तो मोटा मोटा हम जान गए कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो ऐसा कर्व बनेगा ये वाला। ठीक है, अब बच्चों बारी आती है, आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है निगेटिव एक्सेलरेशन की। तो कह दोगे कि सर बिल्कुल सही बात है, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि आपका जो कर्व है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब वो सीधा बाउल था अब उल्टा बाउल हो जाएगा। निगेटिव एक्सेलरेशन ऐसा ही ब्लू कलर का कर्व दिख रहा है, हो जाएगा। इसको भी जरा सा जल्दी से समझ लेते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर से देखो, मान लो आप स्टार्ट करते हो पॉइंट ए पर, आपकी पोजीशन है x1, आप चल पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है, मान लेते v1, किसी पॉइंट पे आए 2 पे, वेलोसिटी हो गई v2। अब v1 जो एंगल बना रही है ये है θ1 और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इससे भी पता चल रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन v2 का एंगल कम हो जाएगा। देखो v2 का एंगल क्या हो गया, कम हो गया, θ2 हो गया, वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन चल अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है। ये देखो x2, यानी कि आप कहीं यहाँ थे, मान लेते हैं कहीं यहाँ पर थे x1 पे, और जा रहे हो x2 की तरफ। ये देखो x2 की तरफ जा रहे हो, लेकिन आप जाते जाते पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। देखो टेंजेंट कम होता है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लेते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है, x3। जब 0 हुई, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन निगेटिव हुई है, आपको पीछे धक्का हमेशा जा रहा है, मतलब जो आपको पीछे कोई आपको खींच रहा है, आप चलने की कोशिश भले कर रहे हो राइट की तरफ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रुक जाओगे, और क्योंकि पीछे धक्का लग रहा है, धक्का इन से आप कहोगे ये धक्का वक्का कहाँ जाएगा, एक्सेलरेशन की बात हो रही। बच्चों एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन है, पीछे के साइड में निगेटिव डायरेक्शन में, चल हम आगे की तरफ रहे हैं, तो वेलोसिटी देखो 0 हो गई, और निगेटिव एक्सेलरेशन अभी भी बना हुआ है। अब क्या होगा, आपके मोशन का डायरेक्शन x3 के बाद मान लेते ये रिवर्स हो जाएगा। पहले आप इधर गए और फिर घूम के आप ऐसे जाके ऐसे घूम जाओगे। अब देखो बच्चों क्या होगा कि चल आप निगेटिव डायरेक्शन में चलना चालू कर दोगे, लेकिन अब आपकी वेलोसिटी और तेज, आपकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। बिल्कुल उल्टा हुआ, वहां पे वेलोसिटी घटी, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो गए। यहां पे क्या हुआ कि वेलोसिटी घटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन अब वो निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो जाएगी। देखो v3 पे 0 हुआ, v4 ये देखो एक एंगल आ रहा है, लेकिन अब ये देखो क्लॉकवाइज एंगल है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि ये निगेटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ये देखो इस पॉइंट पे अगर ले लो तो ये देखो v5, ये देखो एंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये वाला एंगल, ये θ5, ये देखो बढ़ गया एंगल, तो यानी कि वेलोसिटी अब निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। समझ गए मोशन? फिर मैं समझा देता हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूँ, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मैं चला मेरी वेलोसिटी ऐसे चल रहा हूँ, वेलोसिटी धीमे हो गई, मैं रुक गया, फिर क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली मैं चलना चालू कर, लेकिन मेरी वेलोसिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन अभी भी एक्ट कर रहा है, तो निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी। देखो बढ़ रही। ये बच्चों है xt कर्व पे निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। बस अब इसमें भी कोई भी पोर्शन इसका पार्ट हो सकता है, ये वाला या ये वाला, लेकिन उसका शेप ओवरऑल ऐसा ही होना चाहिए, इस तरीके के शेप होने चाहिए, इस तरीके के शेप। बात समझ गए? ये देखो कितना आसान है और कितना मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, इसको देख लो बच्चों, देख लिया। जल्दी से एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं, ये बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी देख लो। जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है भाई? जीरो एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि वेलोसिटी आपकी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या dx/dt, यही तो, या पोजीशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब डायरेक्शन जो चल रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस चली जा रही हैं, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन कर्व मिल जाएगा। कह दोगे सर ये तो हमको आपने बताया था, तो ये वही बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। जैसे समझते हैं, कोई पॉइंट ए ले लेते हैं, फिर से इस पर टेंजेंट डालते हैं, तो जो टेंजेंट किसी स्ट्रेट लाइन पे होता है वो हमेशा उसी लाइन को फॉलो करता है। ये देखो ये फॉलो कर दिया। तो ये देखो यहाँ पर अगर किसी पॉइंट बी पे ये जो एंगल बना रहा है, ये मान लेते हैं θ1 है, फिर पॉइंट बी पे टेंजेंट डालो, अब लाइन तो वही रहेगी ना। ये देखो θ2, हर केस में देखो θ1 θ2 θ3 एंड सो ऑन, जितने भी टेंजेंट डालोगे सब इसी लाइन पे होंगे। तो ऐसे ग्राफिकली भी समझ गए। प्लस अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें, मान लो एवरेज वेलोसिटी कंप्यूट करते हैं, तो ये देखो डेल्टा टी है, डेल्टा टी इतने में जो ये दूरी चलेगा, ये जो डिस्टेंस होगी डेल्टा एक्स, और दूसरा वाला डेल्टा टी, मतलब सेम इंटरवल आप ले रहे हो, सेम इंटरवल डेल्टा टी, उसमें भी ये जो डेल्टा एक्स होगा वो सेम होगा। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो भी है। और वेलोसिटी हमारी सेम यहाँ से भी दिख रही है कि टेंजेंट डाल रहे हैं तो उसका टेंजेंट का एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यानी वेलोसिटी हमारी क्या बनी हुई है, सेम बनी हुई। इसलिए एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो पोजीशन टाइम कर्व कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। समझ ये आप समझ गए होगे। मैं लिख भी देता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, और वो वैल्यू अगर ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो मैं आपको अभी बाद में समझाऊंगा कि dv/dt, dv की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर इसको उधर ले जाओ और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। कह दोगे सर ये सब क्या बता रहे हो, अभी सब समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे जब बच्चों, तो ये वैल्यू इधर एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये मैं अभी समझाऊंगा कहाँ से आया ये सब। तो जब इंटीग्रेट dv को करोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी। अब कहोगे सर ये सब क्या बता रहे हो, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा। बच्चों मैं इसको आपको थोड़ा आगे चल के जब एक टॉपिक बताऊंगा। dt उधर ले गए, वो जीरो हो गया, dv बचा। dv को कोई भी नंबर लिखा, मतलब नंबर वेरिएबल लिखा हो जिसके पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर हो, उसको इंटीग्रेट करो, तो जो इसके साथ लगा होता है वो वैल्यू उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, ये वही यहाँ पर वही लिखा है। इंटीग्रेशन नहीं आता है तो वो वीडियो देख लेना, बेसिक मैथमेटिक्स मैंने फिजिक्स के लिए ही पढ़ाई थी, पूरा जाके देख लेना एक बार, मैं फिर भी बताऊंगा इसको। मतलब हम यहाँ से भी समझ गए, यहाँ से भी समझ गए, हर जगह से समझ गए कि एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे भैया जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। ये जो एक पॉइंट लिखा है ये समझ लो कि इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट होगा। बात समझ गए कि नहीं, इसको देख लो एक बार। तो हम लोगों को तीनों चीज़ें पता चल गई कि भैया, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ इतनी कहानी जो आपको बताई है, ठीक है। इसको देख लो एक बार, क्या समराइज कर देता हूं कि जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तो xt कर्व जो होगा वो इस शेप का होगा। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो जो xt कर्व होगा वो इस शेप का होगा। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और जीरो एक्सेलरेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन एक मिल जाएगी xt कर्व। यही तो हम लोगों ने जाना तीनों केसेस। ये देख लो, सब समझ गए बच्चों, हम लोग बहुत कुछ जान गए। क्या क्या जान गए हम लोग, ये देखो बच्चों, ये पहला वाला केस इसलिए ही इतना मैंने देर से समझाया आपको टाइम लेकर, ताकि आपको बाकी दो केसेस जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, समरी। हाँ बच्चों, इन कर्व को समझने से पहले हम लोगों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, इससे पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो हम लोगों ने कंक्लूज़न निकाले हैं कि भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं, तब हम इन चीज़ों पर आ जाएंगे। अब तो आप सारे ग्राफ समझ जाओगे बच्चों, क्योंकि एक बार आप ग्राफ को तोड़ तोड़ के समझना सीख गए। मतलब कोई भी बच्चों आपको ग्राफ दिया जाए, आप पहले एक काम करना, पूरा पूरा ग्राफ मत देखने लगना, पूरा पूरा कर्व मत देखने लगना, एक छोटा उसका टुकड़ा पकड़ना अपने मन से कोई भी, और उसको एनालाइज करने की कोशिश करना कि ये बता क्या रहा है। बच्चों इक्वेशंस दिखने लगे, हवा में दिखने लगे कि ये देखो, अरे हाँ ये तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो घट रही है, यही तो दिखा रहा है कर्व। तब मज़ा आएगा बच्चों, तब पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपको लगेगा अरे वाह हम तो कठिन कठिन चीज़ें समझने लगे। बल्कि फैक्ट ये है, ये सब कोई कठिन चीज़ें नहीं है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा।
देखो बच्चों, हम लोग पोजीशन टाइम कर्व पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देखते हैं फॉर वेरियस मोशन, लेकिन इससे पहले बच्चों हम एक समरी पहले डिस्कस कर लेते हैं, तब ये आपको कर्व ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे। साइन ऑफ एक्सेलरेशन, साइन ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों, इस चीज़ में मैं अभी भी मैं देखा हूँ बड़े बड़े लोग जो बीटेक पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी तो चलो छोड़ दो, बीटेक जो कर चुके हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका कारण है हम लोग एक बहुत गलत परसेप्शन लेके चलते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है और निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी घट रही है। लेकिन बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन में साइन ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब होता है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन में बोल रहा हूं तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, राइट। निगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो यानी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन। इसका कोई मतलब नहीं होता है कि वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, वो मतलब तब निकलता है जब हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करते हैं। कैसे, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि स्पीड विल इंक्रीज ओनली when acceleration and velocity have same signs, otherwise it will decrease। बात समझे? इसीलिए बच्चों वो कर्व पे पहुंच जाओ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा था, वेलोसिटी भी पॉजिटिव थी, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव होने की वजह से वेलोसिटी घट जा रही थी, या मोशन निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा था, वेलोसिटी भी निगेटिव थी, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो रहा था, स्पीड घट जा रही थी। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है क्या, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी, तब स्पीड क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, यानी कि आप तेजी से चलने लगोगे। निगेटिव एक्सेलरेशन एंड निगेटिव वेलोसिटी, तब भी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि देखो दोनों सेम साइन के, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और निगेटिव वेलोसिटी है, मतलब मोशन हो रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जो हमारा पहला वाला केस था, स्पीड क्या होगी बच्चों, घटेगी, स्पीड डिक्रीज होगी। निगेटिव एक्सेलरेशन है एंड पॉजिटिव वेलोसिटी है, तब भी आपकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही अपोजिट साइन के हैं। देखो बात समझे, ये चीज़ बच्चों हम लोगों ने जितना समझा उससे समरी निकाली है, समझे। तो साइन से कभी कंफ्यूज मत होना कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर मैं आपसे एज अ टीचर या स्टूडेंट पूछूं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ाना होता है, कह दो नहीं, पहले वेलोसिटी बताओ कैसी है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर दोनों ही अपोजिट साइन के हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो स्पीड घटेगी। ये बच्चों देख लो और इसको बच्चों अपने दिमाग में एकदम फीड कर लो, इसको कहीं लिख लो, समझ लो। और एक पॉइंट मैं और बताने वाला हूँ, उसको भी देख लो। ये देख लिया क्या पॉइंट है बच्चों, ये देखो, पॉजिटिव एंड negative acceleration doesn't mean that you यानी आप या मैं, जो भी कह लो, you are moving in positive or negative directions, moving in positive और negative डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली का बच्चों मतलब ये होता है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब बच्चों ये है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होना चाहिए। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन से तो है, लेकिन सिर्फ एक्सेलरेशन की, मोशन आपका हो सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में, मोशन आपका मे बी नेगेटिव डायरेक्शन में।
कह दो कि सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं कि हाँ भैया मोशन पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन एक्सेलरेशन का उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन एक्सेलरेशन की पॉजिटिव है, मोशन हो सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में। कह दो सर ऐसा कैसे? अभी मैंने बच्चों बताया कि जैसे मान लो पहला वाला केस लेते हैं जिसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। देखो मैं जा रहा था निगेटिव डायरेक्शन में, मेरी वेलोसिटी घट रही थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था जो कि इस डायरेक्शन में था। तो देखो मैं जा रहा हूं निगेटिव में, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और इसी कारण से मेरी वेलोसिटी जीरो भी हो गई, क्योंकि वो लगातार घटती जा रही थी। यही तो हमने जाना अभी। इसका रियल लाइफ एक एग्जांपल देता हूँ। एक कार है, आप कार में जा रहे हो, कार में मस्त जा रहे हो घूमते हुए, ठीक है। ये मान लो ये सामने वाला है, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। अब हुआ क्या, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया या लो मैं ही आ गया, तब आप क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे, ब्रेक्स अप्लाई करोगे। अब देखो होगा क्या, आप जा रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी आपकी घट रही है, तो मैंने बताया था कि अगर किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो और वेलोसिटी आपकी घट रही है, इसका मतलब दोनों अपोजिट चीजें हो रही ना। जा रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी घटने का मतलब है कि एक्सेलरेशन आपका कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी दोनों अपोजिट साइन के होंगे, तभी आपकी स्पीड घटेगी। तो मोशन तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में। समझे कि नहीं? बात समझ गए? देखो मूव तो गाड़ी कर रही है प्लस एक्सिस में, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि प्लस माइनस साइन ये नहीं दिखाता है कि आप मूव किधर कर रहे हो, बस ये दिखाता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है। समझ गया? लेकिन सेम केस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं है। वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर प्लस मैंने 5 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, इसका मतलब वो प्लस की तरफ जा रहा है, और प्लस का डिस्प्लेसमेंट है तो वो उधर की तरफ जा रहा है। एक्सेलरेशन के साथ सेम केस नहीं होता। बहुत समझ गए हो गए आप लोग। इसको देख लो बच्चों, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये पॉइंट नोट करा करो। ये जो कहानी मैं बना देता हूँ इसको नोट भी कर लोगे तो बाद में जब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये ट्रक ज़्यादा लग रहा है, कार कम लग रही है। देख लिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको आगे मत बढ़ो अभी तो मैंने कहा था कि जब हम लोग ये चीज़ें जान जाएंगे तो हम लोग ये वेलोसिटी टाइम कर्व देखेंगे, समझे? अब आपको बहुत आसानी से वेलोसिटी टाइम कर्व भी समझ में आ जाएगा कि भाई जब पोजीशन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी हो सकता है चेंज हो, एक्सेलरेशन भी हो रहा है कुछ ना कुछ, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है। तो ये बच्चों क्या है ये टॉपिक? वेलोसिटी टाइम, वीटी ग्राफ फॉर वेरियस मोशंस अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये नहीं पता। हो सकता है +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, -5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो भी है वो बना हुआ है, कांस्टेंट। पहला केस क्या है बच्चों? मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो देखो बच्चों क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों होगी बच्चों? पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव बनी हुई है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, दोनों सेम साइन के होंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मान लेते हैं कि आपका किसी पॉइंट पर टाइम t = 0 से ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब जिस समय आप स्टॉप वॉच ऑन करते हो उस वक्त आप चल ही रहे हो और आपकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है। v0 आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। और कुछ टाइम t के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो v आपकी क्या है? मान लेते हैं हम फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। t है टाइम इंटरवल। अब कहोगे सर वो तो मैं समझ गया कि वेलोसिटी बढ़ गई, तो ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों? टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन ये बताइए ये स्ट्रेट लाइन कैसे आ गया? मैंने बच्चों बताया था, नहीं बताया था तो फिर से जान लो। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? dv/dt। इसको लिख लेते हैं c, एक कांस्टेंट c, dv/dt = c, है कि नहीं? अब अगर मैं dt को उधर ले जाऊं तो dv क्या हो जाएगा? dv हो जाएगा c dt, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? ये भी देखो, dt का मतलब होता है एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल। मैं आपसे कहूं कि भैया 0 से टाइम t में पूरे इंटरवल में बताओ कि वेलोसिटी आपकी
कितनी चेंज हुई, तो आपको इस छोटे इंटरवल dt बहुत छोटा इंटरवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बच्चों इंटीग्रेशन से आप बिल्कुल नहीं डरोगे अगर आपने वो लेक्चर देख लिया। और वेलोसिटी आप जानते हो कि 0 से टाइम t में कितनी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी हुई जा रही है। dv इज इक्वल टू सी, सी एक कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट दोनों साइड करोगे और टाइम आपका कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 से t dt। बात समझ के नहीं, 0 से t dt। ओके सर, इतना तो समझ में आ गया आपको, dv बाई dt इक्वल टू सी कर दिया, dt उधर ले गए और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे ये भी देखो, dv का मतलब है एक छोटे टाइम इंटरवल dt में कितना चेंज आया है। इस मान लेते हैं इस टाइम इंटरवल में ये वाला चेंज है dv, लेकिन हमें तो पूरे टाइम के लिए पता करना है ना, तभी तो इस कर्व का पूरा हमको पता चलेगा कि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रही। तो हम ये जानते हैं कि टाइम जब 0 से t हो रहा है तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, v0 से v, और टाइम हो रहा है 0 से t। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो कि किसी भी इंटीग्रेशन में अगर ऐसे कुछ लिखा होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो वो क्या हो जाता है, x हो जाता है। उसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv ये v हो जाएगा। यही वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो v, और लिमिट क्या थी बच्चों, लिमिट थी, लोअर लिमिट थी v0, अपर लिमिट थी v, और इधर क्या लिखा हुआ था बच्चों, c लिखा हुआ था c, और यूनिट क्या थी बच्चों, यूनिट बता रहा हूँ, लिमिट 0 से t। इसको सॉल्व कर लो। जब भी लिमिट होती है तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट यानी कि ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये v ही हो जाएगा। कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ v लिखा हुआ, अपर लिमिट भी v है। बच्चों उसे प्रेजेंट करने के लिए, मान लो ये x होता तो x की जगह पे v रख देते, ठीक है। वो एक वेरिएबल है जिसकी फाइनल वैल्यू v है और इनिशियल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये v0 हो जाएगी कि नहीं। उसी तरीके से c, t की वैल्यू फाइनल क्या है, फाइनल वैल्यू हो जाएगी t, क्योंकि t में t रखोगे t आ गया, माइनस 0 रखो तो ये 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू सी टी। तो ये वैल्यू हो गई बच्चों v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस सी टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू सी टी प्लस वी नॉट। कहोगे सर ये तो कुछ कुछ जानी पहचानी चीज़ लग रही है। जब हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ी थी बचपन में तो हमको पता था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन होती है लाइन की, जिसमें m होता है स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट, ये होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस। यही तो पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर c क्या हो जाएगा, यहाँ पर c मतलब ये वाला c नहीं, इसको हटा c डैश मान लेते हैं, ये c डैश कांस्टेंट है। इंटरसेप्ट यानी जो लाइन होगी वो y एक्सिस पे c डैश का इंटरसेप्ट बना रही होगी, और m का मतलब होता है कि उसका एंगल जो होगा थीटा, m इज इक्वल टू होगा tan थीटा। ये हमको पता था। तो ये भी तो बच्चों अगर उससे कंपेयर करो तो इक्वेशन ऑफ लाइन है। v आपकी वेलोसिटी है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, t आपका x है, तो ये v की जगह हो जाएगा y, हो जाएगा कि नहीं। c हो गया आपका m, t हो गया आपका टाइम, तो ये हो गया x, और v नॉट हो गया c। इन सब की वैल्यू जब हमने रखी तो देखो ये हो गया v नॉट, आया कि नहीं। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंटरसेप्ट होती है, और ये फाइनल वैल्यू क्या होगी, v हो गई। ये एक लाइन देखो मिल गई। तो हमको इससे भी पता चल गया कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो एक स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम कर्व पे मिलती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो अभी बच्चों इतना जान लो कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी टाइम कर्व पे स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, कांस्टेंट है। इसको बच्चों हम कर्व से भी समझ लेते हैं। मान लो हम 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लेते हैं, 1 सेकंड, ये जो वैल्यू है ये है 1 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगले 1 सेकंड में ये जो चेंज आया है, ये मान लेते हैं ये चेंज जो है ये आया है 2 मीटर पर सेकंड का, 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो अगला ही 1 सेकंड है उसमें जो चेंज आना चाहिए, उसमें जो चेंज आना चाहिए वो भी उतना ही होना चाहिए। यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू फिर से 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये फाइनल वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये है 4 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड, और मान लो यहाँ पर कुछ थी 0 तो नहीं मानेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी है। इसको रब कर देता हूँ। बात समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर कोई कर्व स्ट्रेट लाइन है उस तभी तो ये चीज़ पॉसिबल है कि इक्वल इंटरवल ले रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू भी देखो इक्वल आएगी, हमेशा इक्वल आ रही है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ।
अच्छा, आप कहोगे सर ये तो एवरेज एक्सेलरेशन से हम समझ गए, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की आपने बोला था हम बात कर रहे हैं, उससे भी समझ लेते हैं बच्चों कि देखो अगर हम किसी पॉइंट पे वेलोसिटी टाइम कर्व पर अगर हम टेंजेंट डालें, देखो मैंने पहले भी बताया था, क्या बताया था कि किसी कर्व पर वेलोसिटी टाइम कर्व पे एक्सेलरेशन अगर निकालो तो वो क्या होता है dv/dt, और dv/dt का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी टाइम कर्व पे डाला हुआ टेंजेंट। तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट डालूं तो टेंजेंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसी को फॉलो करेगा, हमेशा इसी को फॉलो करेगा। तो देखो ये जो वैल्यू है थीटा ये हमेशा सेम बनी हुई है, तो dv/dt वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि थीटा हमेशा क्या है, सेम है। देखो तब भी एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, ये कांस्टेंट तभी तो आया। देखो मैंने आपको बच्चों यहाँ 3 तरीके से समझा दिया कि एक स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट कैसे आ रहा है। एक तो मैंने ये इंटीग्रेशन मेथड से समझा दिया, फॉर्मूले से, कि एक्सेलरेशन होता है dv/dt, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें टाइम की पावर 1 होगी। तो टाइम की पावर 1 यानी एक्स एक्सिस की पावर 1 वो की होती है स्ट्रेट लाइन, वो मैंने दिखा दी। दूसरा मैंने एवरेज एक्सेलरेशन से समझा दिया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तीसरा मैंने कैसे समझा दिया कि अगर स्ट्रेट लाइन होगी तभी तो हर पॉइंट पे डाला हुआ टेंजेंट उसको फॉलो करेगा, जिसकी वैल्यू थीटा, जो स्लोप होता है dv/dt का मतलब क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, और इससे भी हम जान जाएंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ गए? बस ये कर्व ध्यान रखना बच्चों कि जब मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो तो ऐसा कर्व होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, जो कि हम जान गए हैं कैसे बढ़ती है। बहुत कुछ जान गए बच्चों आज आप लोग। वीडियो को पॉज कर करके देखना बच्चों, मैं इतना ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ धीरे धीरे ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, ये देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, और ये कौन सा केस है, बी वाला, ये केस भी समझ लेते हैं। अब आप सब जल्दी जल्दी समझ जाओगे। मोशन हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव थी लेकिन एक्सेलरेशन आपका निगेटिव है। दोनों ही अपोजिट साइन के होंगे तो इसका मतलब क्या है, स्पीड आपकी या वेलोसिटी आपकी क्या होगी, घटेगी। और यही चीज़ आपको कर्व पे भी दिखना चाहिए कि नेचर ऑफ कर्व क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के वेलोसिटी घट जाएगी। तो देखो टाइम t = 0 पे जब आपने मोशन के एनालिसिस स्टार्ट करी तब इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, जो कि वैल्यू इतनी सारी थी। लेकिन टाइम जैसे ही बढ़ा वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, देखो घट गई वेलोसिटी क्या हो गई। कहोगे सर ये मोशन इस डायरेक्शन, अरे भाई ये वेलोसिटी है, यहाँ पोजीशन नहीं दे रखी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी आपकी वैसे वैसे घट रही है। देखो इस वाले पॉइंट पे अगर वेलोसिटी लो तो ये वाली कुछ वैल्यू आएगी, इससे कम हो गई, फिर इस पॉइंट पे लोगे तो ये वाली कुछ वैल्यू आएगी, ये देखो फिर कम हो गई वेलोसिटी कम होती जा रही, यही वो दिखा रहा है। इसको भी देख लो एक बार, देख लिया। अब क्या है, तीसरा केस क्या है कि भैया मोशन निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है। ये देखो कितना प्यारा केस है, निगेटिव डायरेक्शन में मोशन का मतलब निगेटिव वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी क्या है, निगेटिव है। दोनों ही सेम साइन के हैं, इसका मतलब वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, यानी आप मूव कर रहे हो निगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो ये ओरिजिन था, ये टाइम था, अब ऊपर जाके नहीं, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव होता नीचे निगेटिव होता। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, -v0। टाइम जैसे जैसे बढ़ा आपकी वेलोसिटी बढ़ी, देखो -v, देखो ये 0 से इतनी वैल्यू थी v0, ये ज़्यादा वैल्यू आ गई, तो टाइम बढ़ा वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। v0 आपकी है इनिशियल, फिर से मैं लिख देता हूँ इनिशियल, और v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, यानी आफ्टर टाइम t, फाइनल वेलोसिटी। ये वैल्यू मान लो -2 मीटर पर सेकेंड थी। अब एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में था और वेलोसिटी भी थी, तो दोनों की जाहिर सी बात है सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब होगी मान लो -5, तो ये देखो बढ़ गई कि नहीं, और स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, जो भी है कांस्टेंट। ये भी देख लो एक बार,
इसके बाद वाला केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं यार, इतना सब समझा दिया है, सब समझ गए हो आप लोग। ये क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ निगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन एट t1। कहना क्या चाह रहा है बच्चों, समझो कि पहले ये मैंने जो केस सबसे पहले वो जो बाटअप कर्व समझा रहा था बच्चों, ये वही वाला केस है। कौन सा केस है, ये वाला xt कर्व जो मैंने ड्रॉ करा था, xt कर्व, ये इस वाले केस के लिए वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होगा वो दिखा रहा हूँ कि जब आपका मोशन ऐसा हो कि एक्सेलरेशन आपका क्या हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, नहीं यहाँ पर तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इसको रब करो, यहाँ पर बात हो रही है इस वाले केस की, नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अब बात आती है कि सर ये तो xt कर्व था, वेलोसिटी कर्व का है, कैसे निकलेगा। बिल्कुल सेम चीज़ है कि भैया मोशन पहले क्या हुआ, मोशन आपका हो रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओरिजिन से आप जा रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक टाइम आया t1 जिस पे जाके आप रुक गए, क्यों, क्योंकि मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन आपका निगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। तो जाहिर सी बात है अगर मोशन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो यानी कि एक टाइम पर जाकर आप रुक जाओगे, स्पीड आपकी कम होती जाएगी और एक टाइम पर आप रुक जाओगे क्योंकि वेलोसिटी हो जाएगी 0। लेकिन एक्सेलरेशन तो कॉन्टिन्यूसली एक्ट हो रहा है, तो अब आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर दोगे, निगेटिव डायरेक्शन में चलने लगोगे। लेकिन जब निगेटिव में चलोगे, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, तो स्पीड फिर से क्या होगी, बढ़ना चालू हो जाएगी। वही यहाँ पर है, देखो बच्चों, टाइम t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी v0 थी, और क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में है और चल आप पॉजिटिव में रहे थे, तो क्या होगा, आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो रही। देखो कम हो रही। टाइम t1 पे स्पीड कितनी है, यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी कह लो यहाँ पर 0, आप आके रुक गए। लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन तो निगेटिव एक्ट कर ही रहा था, तो होगा क्या, आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर दोगे, निगेटिव डायरेक्शन में चलने लगोगे। और जब चलोगे तो देखो निगेटिव दोनों ही क्या कर देंगे, वेलोसिटी को बढ़ाने लगेंगे। तो देखो अब स्पीड फिर से बढ़ने लगी, और मान लेते हैं फाइनली टाइम t2 पे आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। हाँ समझ गए, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप वो सब समझ गए तो ये तो तुरंत ही समझ जाओगे। तो आपको 4 केसेस मिल गए जहां पर आपने देखो xt कर्व देख लिया, आपने vt कर्व देख लिया, यानी पोजीशन टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व देख लिया। बस इतना ही समझना है बच्चों इस चैप्टर में, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये समझ गए तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ बच्चों, आप सब समझ जाओगे। देखो वीडियोस तो बहुत से हैं बच्चों, लेकिन होता क्या है, अगर मैं डायरेक्ट आपको, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर मैं डायरेक्ट वो समझाने लगूं तब आप परेशान हो जाओगे। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ हद तक समझ में आएंगी, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। ये सब जब जान जाओगे तो मज़ा आएगा बच्चों, ठीक है। देख लो इसको एक बार। ये सब मैं बता चुका हूँ अभी, क्योंकि उसको समझाने से पहले मैंने ये बताया था आपको। ये एक पॉइंट है, वो भी मैं बताता हूँ। थोड़ा कुछ और बातें भी कर लेते हैं, बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा कॉपी किताब किनारे रखो, कुछ बातें हैं वो सुनते हैं हम लोग। देखो डायरेक्ट ज़्यादा देर, मैं ये मानता हूँ कि कॉन्टीन्यूसली लगातार पढ़ते रहोगे तो दिमाग एकदम हैंग हो जाता है, फिर नहीं करोगे। थोड़ी देर रख दिया करो, जब भी पढ़ाई कर रहे हो, मेरा ही वीडियो देख रहे हो तो देखो, मैं बच्चों लेक्चर में ज़्यादा वो सब नाटक नहीं करता कि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करने लगूँ, ये सब मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। आप मेरा वीडियो पॉज कर दिया करो, आप जाकर कोई और वीडियो देखो, उसमें कॉमेडी अब बात ये होती है कि 5 मिनट का गैप ले रहे हो तो 5 ही मिनट देखना, ये वीडियो बंद करके भाग मत जाना, इसके बाद वही देखेंगे, आप मूवी देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। 5 मिनट आप रेस्ट ले लिया करो, कॉमेडी के वीडियो देख लो, कुछ गाने सुन लो, लेकिन पढ़ो मत, 5 मिनट बिल्कुल मत पढ़ो, रख दो, आओ फिर पढ़ने लगो। बात ये करते हैं बच्चों, मैं एक किताब में पढ़ रहा था, बहुत अच्छी किताब है, मैं नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ युवाल नोआ हरारी की बुक है। अब आपको कि ये क्या है सर, वो सब अभी आप उस लेवल पे अगर आपको पढ़ना है तो मैं बता दूंगा, नाम लिख दूंगा, आप पढ़ लेना। 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। उसमें मैंने एक बात लिखी देखी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँगा। क्या बात थी बच्चों कि ये जो हमारी एज है, जिस एज में हमें कह दिया गया है कि सिर्फ पढ़ाई करो, यानी हमारे पास पढ़ाई के अलावा अभी कोई काम नहीं ना। आपको कोई ये कह रहा है कि जाके बाहर कमाओ, जाकर पैसे कमाओ जाकर। अगर आप इस स्टेज में हो कि आपसे सिर्फ ये आप
सोच रहे हो कि पढ़ना क्या है, यानी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं समझ का, इसका मतलब आप बहुत प्रिविलेज्ड हो बच्चों। आपको भगवान ने ये मौका दिया है कि सिर्फ आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा सको। अब होगा क्या बच्चों, इस एज में लोग क्या करते हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, सिर्फ आईआईटी और नीट के अलावा उनको लगता है दुनिया में और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों, दुनिया में बहुत कुछ है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ऐसी एज है जिसमें बच्चों तुम रिसर्च कर सकते हो, तुम चीज़ों को एक ऐसे लेवल पे समझ सकते हो जो बाद में जाके आपको ना तो कभी मौका मिलेगा ना टाइम मिलेगा। कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि सोचो यूनिवर्स में तारे हैं, ये कहाँ से आए, बिग बैंग हुआ भी था कि नहीं हुआ था, टाइम की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, टाइम ख़त्म कहाँ पर होगा, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, आप अभी ये सोच भी सकते हो क्योंकि आप उस स्टेज में, आपको और कोई टेंशन नहीं। अब लेट सपोज आज से 5-10 साल बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लो, और ख़ासकर इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि हम आगे चल के गुलाम बन जाते हैं। अब आपके जीवन में टेंशन पता क्या होगी कि अरे यार इतनी सैलरी नहीं आई, इस महीने की ईएमआई नहीं कटी, या आपको इमीडिएट अभी चिंता है कि कल क्या होगा, कि कल मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे, या पैसे हैं तो हमें खुश नहीं हैं, हम जगह पे उस जगह पे नहीं है जहाँ जाना चाहते हैं, दुनिया भर की टेंशन होगी। अब लेट सपोज आपके दिमाग में ये सब चल रहा है कि कल ईएमआई कटने वाली है, पैसा बैंक में नहीं है, और उस वक्त मैं आता हूँ आपके पास, कहता हूँ बेटा ये बताओ टाइम की शुरुआत कहाँ से होती है, इस पर ज़रा चर्चा करते हैं, बिग बैंग हुआ था कि नहीं हुआ था। तुम कहोगे यहाँ आइए सर, वो दरवाज़ा दिख रहा है, भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखना मत मुझे, यहाँ जीवन की अलग अलग टेंशन चल रही है, आप पता नहीं क्या टाइम भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है, मैं अभी यहाँ हूँ, मुझे अपनी टेंशन है। बात समझ रहे हो कि नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो टाइम है बच्चों, ये एग्जैक्ट वो टाइम है जिस पे आप, हो सकता है कि आप न्यूटन आइंस्टाइन जैसे भी सोच लो, आगे चल के जब दुनिया भर की दिक्कतों में फंस जाओगे ना तो बहुत दिक्कतें होती हैं। अब क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप वैसे ही बने रहो कि मुझे सोसाइटी में इन्वॉल्व होना ही नहीं, मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा, वो भी बहुत अच्छा है। अगर इन्वॉल्व हो गए, जो कि 99.99% बच्चे होंगे, ऐसा तो है नहीं मैं सबसे कह दूं कि तुम आगे चल के कुछ मत करना, शादी मत करना, सिर्फ एकदम पढ़ाई में ध्यान देना, ऐसा नहीं होता है ना बच्चों, तब वो सब नहीं सोचोगे। तो ये बच्चों टाइम है, टाइम मज़े लेके पढ़ो, सिर्फ एग्ज़ाम मत रखो बच्चों पॉइंट में, क्योंकि फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या जो भी साइंस है, मैथ्स है, वो सिर्फ किसी एग्ज़ाम की मोहताज नहीं है कि एग्ज़ाम है तभी आप पढ़ोगे। बात समझे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, मज़े लेके पढ़ो। बहुत ज्ञान की बातें हो गई। अब बच्चों ये नया टॉपिक समझते हैं, मैं इसीलिए ये सब ज्ञान देता रहता हूँ, थोड़ा दिमाग हट जाए वहाँ से, ज़्यादा नहीं दूंगा। ये मोटिवेशन नहीं है बच्चों, ये मैं रियलिटी बता। हाँ एक चीज़ और है, ये रियलिटी और मोटिवेशन को एक में मत मिला देना, ठीक है, मैं उनमें नहीं हूँ। आपको मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कि ये जो मोटिवेशन है ना, ये बहुत ही बड़ा बिजनेस चल रहा है बच्चों, और आप उस बिजनेस के कस्टमर हो। बात समझो, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाओ। अगर मैं मोटिवेटर हूँ, मेरा धंधा बंद हो जाएगा बच्चों। आप बात समझो, अगर इस देश में, दुनिया में हर बंदा मोटिवेट हो जाएगा, अपना अपना काम करने लगेगा, तो हम लोग को देखेगा कौन। अगर मैं मोटिवेटर होता तो मैं तो यही सोचूंगा। तो ये बच्चों ध्यान रखो कि तुम उनके कस्टमर बने जा रहे हो। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ, अरे बाप रे इतना मोटिवेशन, उसको देख के डिप्रेशन हो जा रहा है। ज़्यादा मत पड़ाना चक्कर में। क्या लिखा हुआ बच्चों, डिसेलरेशन। देखो बच्चों, ये सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना था, वो मैं छोटा सा पॉइंट है बता देता हूँ। व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड घट रही होती है, उस केस में एक्सेलरेशन इन दैट केस इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। बच्चों ये अलग नाम दे दिया जाता है वो एक्सेलरेशन ही, बस हम ये बोल देते हैं कि अगर स्पीड घट रही है तो हम उसको रिटार्डेशन बोल देंगे या डिसेलरेशन बोल देंगे। बात समझे, जैसे कार पे ब्रेक सप्लाई करे तो स्पीड घट गई, कार रुक गई, तो उस केस में हम ये नहीं बोलते कि एक्सेलरेशन हो गया, हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। बात समझो, मीनिंग दोनों का ही सेम है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, बस एक केस में बढ़ रहा था तो हम एक्सेलरेशन बोल रहे थे, इस केस में घट रही है इसलिए हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोले दे रहे हैं। ये बहुत सिंपल सी बात थी, ये समझ गए होगा। एक और बहुत अच्छी चीज़ रह गई है, वो भी मैं आपको बता दूं, तो ये इस लेक्चर का जो कंक्लूज़न है उस पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहोगे वाह क्या रंग बिरंगी लाइनें खींची हुई हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, ये एक मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्या 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 है इसका। रुको अभी उस पर बिल्कुल मत ध्यान दो, पहले यहाँ पर आ जाओ। क्या लिखा है,
xt पोजीशन टाइम, vt वेलोसिटी टाइम एंड at यानी अभी तक xt vt से डील कर रहे थे, एक्सेलरेशन टाइम कर्व फॉर अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेटिंग, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देन स्टॉपिंग। मतलब कहने का है कि एक कार है भाई, जाहिर सी बात है, आप कार स्टार्ट करते हो, रेस्ट पे होती है कार, चलना स्टार्ट करते हो, गाड़ी एक्सेलरेट होती है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर एक टाइम के बाद आप एक्सेलरेटर से पैर मतलब उतना ही बनाए रखते हो, प्रेशर सेम बनाए रखते हो, कार सेम वेलोसिटी से चल रही है, उसके बाद आप कार को धीमा करते हो, ब्रेक लगाते हो, कार स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। उसके लिए कर्व कैसा होगा ये समझते हैं। पहले हम पोजीशन टाइम कर्व को देखेंगे। किसको देखेंगे? पोजीशन टाइम कर्व। टाइम है सेकंड में, पोजीशन है मीटर्स में। भाई पोजीशन ए तक, ये जीरो से ए, आप ये जो रेड कलर देख रहे हो इसका मतलब आप रुके हुए हो, इस टाइम में आप रुके हुए, कार आपकी रुकी। ए पर आपने कार स्टार्ट करी, एक्सेलरेटर पे पैर रखा, आपकी पोजीशन चेंज होना चालू होगी, चेंज हो रही बी तक आया, आपकी पोजीशन तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी। ये कर्व देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेलोसिटी आपकी स्ट्रेट लाइन है। ये सब बातें अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, इस नहीं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वेलोसिटी आपकी देखो क्या हो रही है, वेलोसिटी पे छोड़ो, पहले पोजीशन चेंज हुई बी तक, क्योंकि आप एक्सेलरेटर पे पैर रखे हुए थे। अब आपने क्या करा, एक्सेलरेटर को और प्रेस नहीं कर रहे हो, बात समझ रहे हो, या बाइक चला रहे हो तो अब एक्सेलरेटर को और नहीं खींच रहे हो। बी से सी कांस्टेंट वेलोसिटी बनी हो रही, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। पोजीशन अब भी चेंज हो रही है, देखो ए से बी गए, बी से सी आए, और सी पर आपने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिए। सी पर क्या करा, ब्रेक अप्लाई करे। तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत रुक जाएगी पोजीशन, तो आप बढ़ते तो तब भी रहोगे ना, एक टाइम के बाद आप रुकोगे जाके। तो सी से डी देखो क्या हो रहा है, पोजीशन आपकी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ते बढ़ते देख रहे हैं हम कि वो धीरे धीरे रुकने वाली है, और ये पोजीशन डी पे आपके ब्रेक सप्लाई हो गए, गाड़ी आपकी रुक गई, और उसके बाद टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखो पोजीशन वही बनी हुई है कि नहीं। अब फिर से समझ लेते हैं, ए से बी देखो पोजीशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है कि नहीं, तेजी से चेंज हो रही है। वेलोसिटी जब कांस्टेंट आई तो स्ट्रेट लाइन आ गई। ये हमको पहले से पता है कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो पोजीशन टाइम कर्व जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्पीड, पोजीशन जो इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही है, बात समझे कि नहीं। सी टू डी क्या हो रहा है, आपने ब्रेक अप्लाई करे तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन जो चेंज है, चेंज इन पोजीशन, वो धीमा होता जा रहा है, बात समझ रहे हो। पहले आप किसी पर्टिकुलर सेकंड में 2 मीटर चले तो अगले ही 1 सेकंड में 1 मीटर चलोगे, फिर उसके अगले 1 सेकंड में 0.5 मीटर चलोगे, फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यही तो दिखा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इतना चलोगे, फिर टाइम बढ़ा तो आप उतने टाइम इंटरवल में कम चले, फिर और कम चले, फिर धीरे धीरे ये चेंज 0 हो गया और आप रेस्ट पे आ गए। ये कर्व ऑरेंज वाला दिख रहा था, वो दिखा रहा था, और रेड का मतलब है आप रुके हुए हो। पोजीशन टाइम कर्व समझ गए। अब वेलोसिटी टाइम कर्व पे आ जाओ। 0 से रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये देखो, ये पिंक लाइन दिखा रही है करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम कर्व पे आ जाते हैं। ए के करस्पॉन्डिंग हम रुके हुए हैं, रेड कलर दिखा रहा है। ए टू बी हमारी वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर केस है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो अभी हमने जाना था वेलोसिटी टाइम कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखो ए टू बी देखो स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि आप एक्सेलरेटर पे पैर प्रेस कर रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। बी टू सी क्या हुआ, आपने एक्सेलरेटर पे प्रेशर बंद कर दिया, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो देखो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कांस्टेंट। अब सी पर क्या करा आपने, ब्रेक अप्लाई करे, तो जब ब्रेक अप्लाई करे तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी आपकी क्या हो रही, घट रही, और पॉइंट डी पे वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद वेलोसिटी 0 बनी हुई है। ये कर्व होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब एक्सेलरेशन टाइम कर्व देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो पॉइंट ए पर हमने एक्सेलरेट करी गाड़ी, हमारा एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू पे पहुंच गया, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट बना रहेगा। तो यानी एक्सेलरेशन आपका देखो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस।
ए टू बी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर बी टू सी क्या हुआ, बी टू सी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। जाहिर सी बात है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो बी टू सी देखो एक्सेलरेशन जीरो बना हुआ है, ये देख रहे हो जीरो बना हुआ है। सी टू डी अब आपने क्या करा, ब्रेक अप्लाई करे। जब ब्रेक अप्लाई करे तो कार आपकी मूव पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कर रही थी, लेकिन उसकी स्पीड कम होने लगी। तो मैंने बताया था, अभी बताया था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मूव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हो और स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव हो गया, निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन फिर हुआ, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन अब वो निगेटिव है। अब वो क्या है, नेगेटिव है। सी टू डी देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन है और ए टू बी आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि मूव पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। मूव पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रही है लेकिन वेलोसिटी घट रही है, देखो सी टू डी वेलोसिटी घट रही है, यानी एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होना चाहिए। यही बच्चों एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम कर्व है फॉर अ कार इन दिस केस। अब बच्चों यहाँ पर 2-4 पॉइंट है वो मैं डिस्कस आपसे करूँगा, बहुत मज़ा आएगा। क्या कि भैया एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जिस टाइम हमारी स्पीड बढ़ रही है ए टू बी, उसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू कम है। और सी टू डी, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है बच्चों, मज़ा आ जाएगा। सी टू डी जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो रिटार्डेशन, अभी मैंने बताया कि जब स्पीड बढ़ रही होती है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जब स्पीड घट रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है। अब ये मत कहने लगना कि सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ, वन डायमेंशन नेगेटिव एक्सेलरेशन भी स्पीड बढ़ा सकता है। कब, जब नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखो स्पीड घट रही है ना, इसलिए हमने इसको रिटार्डेशन नाम दे दिया। अब रिटार्डेशन की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू से ज़्यादा है, देखो है कि नहीं है, ये वैल्यू इतनी है और ये वैल्यू इतनी है। रिटार्डेशन की वैल्यू, रिटार्डेशन की वैल्यू एक्सेलरेशन से ज़्यादा आ रही है। कहोगे सर रियल लाइफ में ऐसा ही तो होना चाहिए, मैं तो समझ गया, आप भी समझ गए होगे कि भैया कार हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वेलोसिटी कोई धीमे धीमे भी बढ़े तो कोई बात नहीं, बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमारा वैल्यू इतनी ही है हमारी, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ रही थी। लेकिन जब कोई बंदा सामने आ गया मेरे, मान लो, और मुझे ब्रेक अप्लाई करना पड़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका रिटार्डेशन धीमे है। रिटार्डेशन धीमे का मतलब है टाइम ज़्यादा लग रहा है वेलोसिटी को जीरो होने में। देखो बच्चों, यहाँ जरा ये वाला टाइम देखो, जब वेलोसिटी बढ़ रही थी तो इतना ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जब रुक रही थी कार तब देखो टाइम कम लगा। ये देखो टाइम एक्सिस पर टाइम ये कम है, ये ज़्यादा है, तो कम समय में हमें रुकना चाहिए ना, कम समय में ज़्यादा वेलोसिटी। वेलोसिटी तो ड्रॉप तो उतना ही हो रहा है ना, ड्रॉप तो उतना ही हो रहा है। ये देखो वेलोसिटी तो इतनी ही है, पहले बढ़ी और फिर घटी, लेकिन कम टाइम में घटी। तो देखो इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप ये स्टीपर है, स्टीपर यानी ज़्यादा देखो इंक्लाइंड है, ये कम इंक्लाइंड है, यानी इसका स्लोप क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप ज़्यादा यानी कि एक्सेलरेशन, या इस केस में क्योंकि वेलोसिटी घट रही है हम इसको रिटार्डेशन नाम दिए दे रहे हैं। वो वैल्यू देखो ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा होनी भी चाहिए बच्चों, वरना तुम उड़ा दोगे सामने वाले बंदे को। अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम रेट से हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी उतनी तेज़ी से रुक नहीं पा रही है। वो भले स्टार्ट धीमे धीमे हो लेकिन रुकना तेज़ी ही चाहिए, तभी तो ब्रेक आपके एफिशिएंट हैं, कार सामने आई। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो हम लोगों ने कर्व से समझ लिया बच्चों, कितनी अच्छी बात है। अगर आपको ग्राफ ना समझ में आए होते तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व नहीं करते कि सर वेलोसिटी बढ़ी तो इतना टाइम लगा लेकिन घटी तो इतना कम टाइम रियल लाइफ में क्यों लग रहा है। हो सकता है कोई हाइपोथेटिकल केस में आप कह दो हम नहीं रोकेंगे, हम धीमे धीमे रोकेंगे, या जैसे पैर लगा के रोकते हैं हम वैसे रोकेंगे, ब्रेक अप्लाई ही नहीं करेंगे। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि पैर लगा के कौन रोकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कम टाइम में वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और यहाँ बढ़ रही थी तो ज़्यादा टाइम लगा। तो रिटार्डेशन की वैल्यू ये वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सेलरेशन। समझ गया कि नहीं, कितनी मज़ेदार चीज़ थी। इसको देख लो बच्चों, इसको ड्रॉ भी कर लेना, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है और आपकी समझ को भी बढ़ाएगा ये, ठीक है। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और रह गई वो बता देता हूँ, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिले। अरे वाह, ये क्या आ गया, ये देखो कैसा, बहुत अच्छा लग रहा है बंदा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। पहला पॉइंट है आवर बॉडी रिस्पॉन्स टू एक्सेलरेशन नॉट वेलोसिटी। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, समझो। मान लो आप किसी कार में बैठे हो, ठीक है, लेट सपोज आप किसी कार में हो, कार स्टार्ट होती है तो जब
चलना स्टार्ट होती है तो आप देखो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन एक बार वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, उसकी स्पीड चेंज ना हो, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप वैसे आराम से बैठे रहे तो आपको कोई फील, बॉडी के ऊपर कोई फील नहीं होता। जब ब्रेक सप्लाई होते हैं तो आपकी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ झुक जाती है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो देखो जहाँ जहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है आपकी बॉडी वहाँ रिस्पॉन्स दे रही है। कार रुकी है या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तब कोई रिस्पॉन्स नहीं बॉडी के ऊपर आ रहा। यानी हमारी बॉडी जो फील करती है वो एक्सेलरेशन होती है, और इसी का यूज़ करा जाता है बच्चों हमें एडवेंचर फील कराने के लिए। जैसे रोलर कोस्टर होते हैं, तो रोलर कोस्टर में आपने देखा होगा ऐसे ये इस तरीके की ट्रैक है और इस पर ये गाड़ी है, वो ऊपर जा रही, नीचे जा रही, दाएं जा रही, बाएं जा रही, डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं लगातार, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। तो देखो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन आ रहा है, हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है आपकी बॉडी, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड, ऊपर जा रहे हो धीमे होते जा रहे हो, नीचे आ रहे हो तेज होते जा रहे हो, दाएं बाएं। तो यानी कि आपकी बॉडी किस चीज़ को रिस्पॉन्स देती है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। अब कहो कि सर क्या हम एक ऐसी कार में बैठे हैं जिसकी वेलोसिटी मान लो 3000 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारी बॉडी पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 3000 हो चाहे 3 लाख हो, क्यों नहीं पड़ेगा? अगर ये कांस्टेंट बनी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मान लो कि आप जीरो से स्टार्ट करो, 3000 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचे जा रहे हो बड़ी तेजी से, तो हो सकता है आपकी बॉडी मतलब आप निपट जाओगे, आप धरती पे नहीं रहोगे, इतना ज़्यादा तेजी से एक्सेलरेट होगी, तो आपकी बॉडी एक्सेलरेशन को रिस्पॉन्स दे। यहाँ देखो ये बंदा है, ये क्या है, एक फ्लाइट में बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो ये रोलर कोस्टर में बैठा हुआ। जब रोलर कोस्टर यहाँ पर था, मान लो रुका हुआ था, तब कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्त बैठा हुआ है। जैसे ये नीचे आना चालू हुआ, स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, इसको तब फील आ रहा है। देखो ये इसका मुंह देखो कैसे बन गया है, ठीक है। बॉडी आपकी किसको रिस्पॉन्स दे रही है? एक्सेलरेशन को, ना कि वेलोसिटी को। बहुत अच्छा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रियल लाइफ में जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है, मतलब जो हम लोग जी रहे हैं पेपर पे नहीं, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट चेंज वैल्यूज एब्रप्टली एट एन इंस्टेंट। ये क्यों कह रहा है ये मैं समझाता हूँ बच्चों। इन ग्राफ से फिर से लौट आते हैं। इन ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट ए से एकदम से वेलोसिटी बढ़ने लगी। ये देखो एकदम शार्प पॉइंट है कि वेलोसिटी पहले जीरो थी, एकदम से बढ़ने लगी। पॉइंट बी पे एकदम से वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, सी पे एकदम से घटने लगी। ये तो कोई शार्प पॉइंट है। या पॉइंट ए पे आप रुके हुए थे, पहले बॉडी एक्सेलरेट हुई, तो ऐसा नहीं होगा कि एक्सेलरेशन ये वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है वो एकदम से यहाँ पर पहुँच जाएगी, धीरे धीरे बॉडी एक्सेलरेट होगी। ये जो शार्प पॉइंट है बच्चों, रियल लाइफ में ये शार्प पॉइंट नहीं होते कि आप मतलब एकदम से आप बैठे हुए एकदम से चलने लगे 3000 किलोमीटर पर आवर से। बात समझे? आप धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये शार्प जो पॉइंट है वो रियल लाइफ में नहीं होते, ये कुछ स्मूथ पॉइंट होते हैं कि चेंज जो हो रहा है वो स्मूथली हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। ऐसा नहीं होता एकदम से बैठो एकदम से एक्सेलरेट करके। बात समझिए? इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी एकदम से आ गई। यहाँ पर टाइम का इंटरवल देखो तो ये तो जीरो ही है ना, पर्टिकुलर टाइम में आपका एक्सेलरेशन बढ़ गया है कि नहीं है? दिख ही रहा है आपको। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। अब आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। देखो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालना चाहूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है dv/dt। बच्चों रिलेट करके पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। मैथमेटिक्स को भी रिलेट करो। तो dv/dt का मतलब हो गया कि वेलोसिटी टाइम कर्व पे टेंजेंट डालना है। इस पॉइंट बी पे देखो बच्चों, दो टेंजेंट आ सकते हैं। एक तो ये ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं कहोगे? हाँ सर बिल्कुल आ सकते हैं। दो टेंजेंट आ सकते हैं इस पर, किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंट आ सकता है। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट होने का मतलब क्या है कि dv/dt की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या हम इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि एक्सेलरेशन कितना होगा? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे dv/dt हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बच्चों। यहाँ पर इसको कांस्टेंट आने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि वेलोसिटी बढ़ रही एकदम से एकदम रुक गए, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे। धीरे धीरे वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंचेगा। बात समझ गया कि नहीं? यही बात है कि ये जो शार्प कर्व है, जैसे ऐसे जाके ऐसे, ये ऐसे नहीं होगा। रियल लाइफ में कैसे होगा? ये ऐसे होगा। तो ये देखो कांस्टेंट आने में भी कुछ टाइम लग रहा है, तब आप कह दोगे कि ये कर्व डिफाइंड है। बात समझ रहे हो कि नहीं? एब्रप्ट चेंज नहीं होते हैं, एब्रप्ट चेंज, क्योंकि उस पॉइंट पर, इस पॉइंट बी पर, एट बी या किसी भी शार्प पॉइंट पर, और एनी शार्प पॉइंट
कर्व इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखो मैथमेटिक्स से भी समझ गए हम, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन डिफाइन ही नहीं होगा। ये तो मैंने दिखाने के लिए बता दिया है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत टाइम लेता है। बात समझ गए कि नहीं? यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन रियल लाइफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट चेंज वैल्यूज एब्रप्टली एट एन इंस्टेंट, चेंजेस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बहुत बातें हो गई बच्चों इस लेक्चर में, बहुत कुछ समझ गए हम लोग, और इतना समझ गए हैं कि अगर हम इस वीडियो को, जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे बच्चों, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप बिल्कुल रख देना, थोड़ी देर बाद जब भी आपको टाइम मिले, आज या कल जब भी टाइम मिले, इसको एक बार फिर से देखना और उन कर्व्स पे, उन वैल्यूज़ पर फिर से जाना जो हम लोगों ने डिस्कस करी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।